हुई है कि नहीं उसकी स्टडीज कर This call is now being recorded. So evolutionary biology is the study of history of life forms on the earth. Next, evolution है क्या? What is evolution? So basically evolution is a process to understand the changes in flora and fauna that have occurred over millions of years on the earth. जो भी आज तुम चेंजेस देखते हो, जैसे हम देखते हैं कि वी आर मैमल्स, राइट? और मैमल्स डायरेक्टली इवॉल्व नहीं हुए हैं। सबसे पहले लाइफ, अगर एनिमल किंगडम की बात की जाए तो सबसे पहले पोरीफेरन से शुरुआत हुई थी। प्रोटोजोआ भी है, बट लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी लेवल की, वो पोरीफेरा से है। एंड फ्रॉम पोरीफेरा इट हैज इवॉल्व्ड इनटू मैमल्स, और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पोरीफेरा में नहीं थी, फिर धीरे धीरे हर एक फाइलम के अंदर इवॉल्व होते होते मोस्ट डेवलप्ड स्पीशीज, या तुम बोल सकते हो मोस्ट डेवलप फाइलम जो मैमल्स हैं वो डेवलप हुए हैं। तो दिस इज द साइन ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हमेशा एक चेंज लेके आता है, जो डार्विन ने आगे बोला भी है, नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो हम देखेंगे। नाउ इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डार्विन इज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। जो वेरिएशन है वो डार्विन के हिसाब से मेन कंसर्न है इवोल्यूशन का। ओके, नाउ अगेन जो नीट के लिए क्वेश्चन आता है कि यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन होने के लिए जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, तो वो पॉपुलेशन है। बहुत बच्चे ऑप्शन में स्पीशीज रहने के बाद स्पीशीज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, बट स्पीशीज इज नॉट अ करेक्ट आंसर। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन, बिकॉज पॉपुलेशन में चेंज आएगा तो जाके पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग भी हो सकती है, सिलेक्टेड मेटिंग भी हो सकती है। तो इवोल्यूशन का जो मेन कंसर्न है वो विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन है। ओके, हाँ, सर आपका माइक ऑफ हुआ है। देखना क्या किसी ने किया है या फिर आपसे हुआ? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस। ओके, थैंक यू सर फॉर लेटिंग मी नो। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूनिट ऑफ इवोल्यूशन जो है वो एक, तो यूनिट ऑफ इवोल्यूशन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक, अगर किसी की हेरिडिटरी में एक कॉमन एंसेस्टर्स के जीन्स में एक कोई चेंज आए, वो चेंज यहाँ पे मैंने रेड कलर से सिग्निफाई किया है, तो वो एक न्यू स्पीशीज को राइज देगा। नो, अगेन ये एक वेरिएशन है, छोटा सा यूनिट है पॉपुलेशन के अंदर जिसने न्यू स्पीशीज को राइज दिया, और वो पॉपुलेशन के अंदर फिर वो इवॉल्व या न्यू ट्रेड्स लेके आएगा। नाउ विल कंटिन्यू फर्दर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब इसमें हमें 3 to 4 टॉपिक्स में इवोल्यूशन को स्टडी करना है। सबसे पहले है कि कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, फिर कैसे अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, एंड द थर्ड मेन टारगेट इज कि अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई। तो आज हमें पहले ये 3 टारगेट में से जितना हमने टारगेट रखा है कि हम एटलीस्ट अर्थ का इवोल्यूशन तक तो आराम से कर ही लें। तो विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब आप सबको पता है कि यूनिवर्स, अब हमारा सोलर सिस्टम एक यूनिवर्स का हिस्सा है। वैसे ही जैसे हमारा सोलर सिस्टम है वैसे करोड़ों और सोलर सिस्टम है। तो आप सोचो, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ एक माइन्यूट सा स्पॉट है। उस अर्थ के माइन्यूट स्पॉट पे हम इंडिया के अंदर रहते हैं, तो वो भी अगेन स्मॉल स्पॉट है। तो ऐसी हजारों करोड़ों और यूनिवर्स हैं या सोलर सिस्टम्स हैं जो यूनिवर्स में लाई करती हैं। अब यूनिवर्स के बारे में अगर हम बात करें तो व्हेन वी लुक एट द स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई वी आर इन अ वे ऑफ लुकिंग बैक इन द टाइम। ऐसा बोला जाता है कि जब आप तारों को देखते हो तो आप अपने पास्ट को देख रहे हो, अपने मतलब इन द सेंस अर्थ के रिस्पेक्ट में। नाउ पास्ट इन द सेंस हियर रेफर्स टू कि जो स्टार्स की लाइट तुम आज देखते हो वो आज जो तुम अपने आई से विजिबल करते हो, एक्चुअली दे हैव सिंस ट्रैवलिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो कुछ हजारों साल पहले निकले थे, आज तुम्हें वो विजिबल हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि हम लुकिंग बैक इन द टाइम। सो नेक्स्ट जो नीड पॉइंट ऑफ व्यू से अपना टारगेट है वो ये है कि कैसे हम मेजर करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ
लाइट हम कैसे मेजर करते हैं अर्थ को और स्टार्स के बीच में, तो हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये है तुम्हारा अर्थ, प्लैनेट अर्थ, और ये मान लो स्टार्स हैं, इनके बीच में गैप है। ये गैप तुम लोगों को विजिबल है। ये अर्थ से ये स्टार्स के बीच में कोई दूसरा स्टार है, जो गैप है इसको हम मेजर करते हैं। जैसे हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर्स वगैरह से, वैसे ही हम लोग इसको भी मेजर करते हैं अर्थ और स्टार्स के डिस्टेंस को, जिसको हम यूनिट रेफर करते हैं स्टेलर डिस्टेंस। तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि स्टेलर डिस्टेंस यूज होता है मेजर करने के लिए डिस्टेंस जो लाइट ईयर्स के अंदर होता है। तुमने पढ़ा होगा 3 × 10⁹ लाइट ईयर्स से ये प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से डिस्टेंस पे है, तो स्टेलर डिस्टेंस यूज करते हैं। तुम्हारे लिए इतना बहुत है कि तुम बस यूनिट याद रखो। what you just need to remember is stellar distance is used to measure the planet distance. Now we'll see further कि कैसे origin of universe हुआ। तो origin of universe के लिए कुछ theories हैं, उसमें से सबसे popular theory है बिग बैंग theory। तुम्हें बोर्ड्स के लिए भी ये theory 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकती है। और जो theory है बिग बैंग theory, वो कैसे justify करती है, उसके लिए हम ऐसे देखेंगे कि जो यूनिवर्स है उसके अंदर बहुत सारी मिक्सचर्स हैं, स्टार्स का, गैस, क्लाउड्स और डस्ट का। पर वो कैसे बना होगा उसको बताने के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था बिग बैंग थ्योरी में, और वो ये कहती है कि एक सेंट्रल मास था, जैसे तुम लोगों के यहाँ पे दिख रहा है, इसको नेबुला बोलते हैं। एक सेंट्रल मास था जो फटा बहुत जोर से, इट एक्सप्लोडेड, ह्यूज एक्सप्लोजन था। एक्सप्लोजन इज वी कैनॉट इमेजिन। ये एक्सप्लोजन होने की वजह से, जब भी एक्सप्लोजन होता है देयर इज एक्सपांशन, तो वो जो नेबुला था वो एक्सपांड हुआ। यहाँ पे देखो मैंने नेबुला को दिखाया है, ये नेबुला और गैलेक्सी से मल्टीपल, तो एक नेबुला। अब ये फटा क्यों होगा, इसका ये रीजन रहा है कि अंदर का जो टेम्परेचर है उसका काफी हॉट रहता है, जबकि बाहर का जो पेरिफेरी का टेम्परेचर है वो एज यू कैन सी उसका टेम्परेचर काफी कम है। हियर यू कैन सी सॉलिड एमिलिटी टेम्परेचर इनसाइड का काफी हाई है, जबकि आउटर सरफेस का काफी कम है। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ, और ड्यू टू एक्सप्लोजन इट गेट एक्सपांडेड। अब एक्सपांशन होते 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 होते, एक्सपांशन जब होता है तो वो ट्रैवल करता है काफी दूर तक, और वो ट्रैवलिंग की वजह से जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे ये सिंगल एक्सप्लोजन जो हुआ अंदर का, वो फटने के बाद ऐसा रेडिएट करेगा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद एनर्जी डिसिपेट होती है। तो वो जैसे ही रेडिएट करता रहेगा, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाएगा, एट द एंड व्हाट विल हैपन कि जैसे जैसे वो एक्सपांड होता जाएगा उसका टेम्परेचर जो है वो कूल होता जाएगा। ड्यू टू कूल इन टेम्परेचर अब क्या होगा, वो कंडेंसेशन होने लगेगा, या तो उसका टेम्परेचर फॉल होने लगेगा। ड्यू टू फॉल इन टेम्परेचर उसके अंदर, ड्यू टू सम फोर्सेस, हाइड्रोजन और हीलियम आयंस आ जाते हैं, और वो दोनों कंडेंस होके ग्रेविटी के वजह से गैलेक्सीज को बनाते हैं। तुम्हें बस यही चीज याद रखनी है। एक नेबुला था जो एक्सप्लोड हुआ, वो एक्सपांड करने लगा धीरे धीरे। ड्यू टू एक्सपांशन इट्स टेम्परेचर केम डाउन, एंड ड्यू टू फॉल इन टेम्परेचर हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस वहाँ पे डिपॉजिट हुए ड्यू टू ग्रेविटेशन, और उसकी वजह से what happen, it leads to formation of galaxies, multiple galaxies form हुई। और उसके बाद हम देखेंगे, 1 सेकेंड, मल्टीपल गैलेक्सीज फॉर्म होने के बाद उनमें से एक गैलेक्सी के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम रहते हैं। द गैलेक्सी in which our solar system lies is called as आकाश गंगा और मिल्की वे। तो तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर है कि बिग बैंग थ्योरी बस कुछ नहीं लिखना है, तुम्हें एक सेंट्रल मास बनाना है, उसको नेबुला लिखना है, एक्सपांशन दिखानी है, एक्सपांशन होने के बाद वो ट्रैवल किया, ड्यू टू ट्रैवल इट्स टेम्परेचर फॉल्स। जैसे जैसे वो ट्रैवल कर रहा था एक्सपांशन हो रहा था, एंड एक्सपांशन लीड्स टू
डिपोजिशन ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस ड्यू टू ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन की वजह से ये गैसेस वहाँ पे कंडेंस हुई और वो गैसेस की वजह से गैलेक्सीज बनी। ये जो हीलियम और हाइड्रोजन ये मेन गैसेस हैं गैलेक्सीज के अंदर, तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेनी गैलेक्सीज। और इसमें से जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है आकाशगंगा और मिल्की वे, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बिग बैंग थ्योरी समझी हो। तो बिग बैंग थ्योरी के बाद यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बाद हम देखेंगे जो हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर अर्थ कैसे फॉर्म हुआ है। तो अर्थ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे अर्थ के ऊपर लाइफ एक्सप्लेन करने की बहुत सारी थेरीज हैं, बट अर्थ का इवोल्यूशन कैसा हो वो दिखाने के लिए मैं आप लोगों को नोट्स के थ्रू लिखा रहा हूँ। सबसे पहले अर्थ के ऊपर मोल्टन मास थे, मोल्टन मास जो वोल्केनिक इरप्शन से अराइज हो रहे थे। नाउ मोल्टन मास जब रप्चर होता था तो मोल्टन मास कुछ चीजें रिलीज करता था। लेट मी शो यू। मोल्टन मास कुछ चीजें रिलीज करता है। ओके, मोल्टन मास कुछ चीजें रिलीज करता है। सबसे पहले उसने 4 चीजें लर्न की थी, तुम्हें वो याद रखना पड़ेगा। WHAM, वैम याद रखना पड़ेगा। W स्टैंड फॉर वाटर, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, A स्टैंड फॉर अमोनिया एंड M स्टैंड फॉर मीथेन। तो ये 4 मोल्टन मास से निकल रहे थे। इसमें जो H2 है वो वाटर वेपर के फॉर्म में था। तो याद रखना है कि अर्थ का जो प्रिमिटिव अर्थ था उसके ऊपर वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे। वोल्केनिक इरप्शन को मोल्टन मास बोलते हैं। ना मोल्टन मास से 4 चीजें निकल रही थी, वाटर, मीथेन, अमोनिया और तुम कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पे हम ये 4 ही ऐड करेंगे वैम को। अब ये क्या हुआ, ड्यू टू दिस जो वाटर वेपर है वो it reacts with CO2 and methane to form their oxides। वाटर ने मीथेन और CO2 जो अवेलेबल था उसके साथ एक्ट करके क्या, और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, देयर ऑक्साइड्स। अब जो ऑक्साइड्स बने हैं इट इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, और ऑक्साइड्स की वजह से बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर बना। और उसके बाद क्या हुआ कि जो वाटर मॉलिक्यूल है खुद, उस टाइम सनलाइट अवेलेबल थी, वो डिसोसिएट हुआ। वाटर जो है खुद डिसोसिएट हुआ। ऑक्साइड्स बना रहे वो दूसरा पार्ट है, वाटर खुद सनलाइट के प्रेजेंस में भी डिसोसिएट हुआ O2 और H2 के अंदर। नाउ H2 इज लाइटर इन वेट, तो वो एलिमिनेट हो गया और एटमॉस्फेयर में रह गया O2। O2 धीरे धीरे जो अर्थ का नेचर है पहले रिड्यूसिंग था, वो ड्यू टू दिस O2 इट स्टार्टेड ऑक्सीडाइजिंग, और ऑक्सीडाइजिंग के बाद कुछ सनलाइट के प्रेजेंस में O2 जो है इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, और ऐसे ऐसे अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। तो बस तुम्हें आई विल गिव यू अ शॉर्ट रिकैप। अर्थ का जो स्टार्टिंग का एनवायरनमेंट था वो काफी रिड्यूसिंग नेचर था, और वहाँ पे सिर्फ वोल्केनिक इरप्शंस होते थे। वोल्केनिक इरप्शंस में से 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकलते थे, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। अब इसमें क्या हुआ, जो वाटर वेपर है H2O, it started reacting with methane, carbon dioxide and ammonia to form their oxides and salts, जिसकी वजह से मल्टीपल गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन वगैरह और दूसरी। नाउ सेकेंडरी व्हाट हैपेंड कि सनलाइट तब तक बन गया था क्योंकि अर्थ बना है, तो ऑब्वियसली सोलर सिस्टम में हमारा सन भी बना होगा, तो उस सन की लाइट की वजह से H2O break हुआ in O2 and H2। Now H2 is lighter in weight comparatively to O2, तो हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो गया, एटमॉस्फेयर के बाहर चला गया, और O2 बचा रहा एज इट वाज डेंसर इन वेट। अब ये जो O2 है, ये O2 धीरे धीरे एटमॉस्फेयर को रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइज करने लगा, और साथ में ही जब सन से यूवी रेडिएशन आ रही थी तो उस यूवी रेडिएशंस O2 को एक्ट करके O3 बनाने लगे, O3 प्लस फ्री रेडिकल O2O का, जिसकी वजह से ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ अर्थ के बाहर, और इट लीड्स टू
डेवलपमेंट ऑफ एन ऑक्सीडाइज प्लस गैसेस का मिक्सचर वाला लेयर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझा हो। अगर आप लोगों को समझा हो तो थम्स रेस करिए, और आप चाहते हो कि मैं एक बार और रिवाइज करा दूं ये, तो उसके लिए आप लोग चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं इफ यू विश। ओके, डन। देखो जितना इजी हो पाएगा, देखो इवोल्यूशन चैप्टर ऑलरेडी बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है, एज आई टोल्ड यू। बस कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी है। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू में जाओ तो वहाँ पे काफी ऊपर नीचे लिखा है, तो मैं जो बोल रहा हूँ अगर आप उसको नोट डाउन भी करते जाओगे तो आप उसको बोर्ड्स और नीट दोनों फॉर्म में लिख सकते हो। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि गैलेक्सी बन गई, और अर्थ अर्थ उस गैलेक्सीज के अंदर में से हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स बन गए, और उसमें अर्थ कैसे बना होगा हमने ये डिस्कस किया है। तो बेसिकली अर्थ के बनने के बाद नो व्हाट हैपेंस कि अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई, उसकी कुछ थ्योरीज हैं कि हाउ अर्थ के ऊपर लाइफ आई। अब ठीक है, गैलेक्सी बन गई, प्लैनेट्स बन गए, सोलर सिस्टम्स बन गए, अब लाइफ कैसे इवॉल्व हुई होगी। एक और चीज नीट के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, लेट मी रिकॉल, कि जो थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू इट यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन है वो 20 बिलियन ईयर्स एगो है। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक डाटाबेस क्वेश्चन आता है, 20 बिलियन ईयर्स एगो, BY स्टैंड्स फॉर बिलियन ईयर्स एगो। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स कितना साल पुराना है, 20 बिलियन ईयर्स एगो। ये स्टैटिस्टिकल डाटास हैं जो एक जगह ही आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को आसानी होगी। तो पहला ये है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स एगो हुआ, और उसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ कितने टाइम बाद हुआ, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ, ऑलमोस्ट 15.5 बिलियन ईयर्स एगो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के बहुत बिलियन ईयर्स के बाद अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये याद रखो, यूनिवर्स का 20 एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5, और अर्थ पे आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स एगो लाइफ फॉर्म हुई। देखो एक चीज नोटिस करना, मैंने यहाँ पे बिलियन ईयर्स एगो बोला और लाइफ फॉर्मेशन 500 मिलियंस के बाद बोला, तो 4.5 के बाद 500 मिलियंस कम कर दोगे तो लाइफ कब फॉर्म हुई, 4 बिलियन ईयर्स एगो। तो कई बार तुम्हें क्वेश्चन पूछता है कि कितने मिलियंस में, अगर पूछा जाए तो 500 मिलियंस ईयर्स एगो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, और अगर डायरेक्टली बिलियन में डाटा दिया है 1 2 3 4, तो आप लोगों को 4 बिलियन ईयर्स एगो को टिक करना पड़ेगा। आई होप आप लोग ये लिखे, नोट कर लिए होंगे। ओके, विल स्टार्ट फर्दर। 1 सेकेंड। नाउ ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरीज पे बैक टू द एक्शन, कि कैसे अब इवोल्यूशन, अर्थ के ऊपर लाइफ आई, इवोल्यूशन तो देख लिया। अब उसमें थ्योरीज टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पे कुछ थ्योरीज है, और 5 थ्योरीज हैं जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी एज इट इज। एनसीईआरटी में सबके नाम दिए हैं, बस आप लोग नोट डाउन करते जाना जो सिंपल पॉइंट्स मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो थ्योरी है टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसमें सबसे पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के बाद सेकंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, और थर्ड थ्योरी है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया और कॉस्मोजोइक थ्योरी। विल डिस्कस इट इन डिटेल, डोंट वरी। फोर्थ थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, एंड लास्ट थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। नाउ अगर बात करें थ्योरीज की, तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की। अब थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है वो एक साइन बहुत सारे बिलीवर्स का था, जैसे उनमें से बहुत सारे सॉरी, ये थ्योरी सपोर्ट की गई थी फादर स्कॉर्स से। एनसीईआरटी में दिया है फादर स्कॉर्स जो थे, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एनसीईआरटी से ही, तो मैंने इसमें नोट्स में नहीं ऐड किया है, वो आपको एनसीईआरटी में ही मिल जाएगी। फादर स्कॉर्स ने जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी दी थी, उन्होंने क्या बोला कि फादर स्कॉर्स ने ये बोला कि अर्थ जो है वो 4000 ईयर्स ओल्ड है, मतलब अर्थ बनी 4000 साल पहले, और उस अर्थ पे 6 डेज के अंदर, विद इन 6 डेज अर्थ बनी 4000 ईयर्स एगो,
और उस अर्थ पे विद इन 6 days लाइफ ओरिजिनेट हो गई। 6 दिन के अंदर लाइफ, भगवान ने ऐसा तथास्तु कहा और लाइफ इवॉल्व हो गई। और जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है इवॉल्व स्पीशीज, मतलब जो भी ह्यूमन है, जो भी एनिमल्स है, वो एज इट इज बन गए, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है, डायरेक्ट सब चीजें आशीर्वाद से प्रकट हो गई। ऐसा फादर स्कॉर्स की थ्योरी थी। और कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, कोई स्पीशीज ऐड नहीं हुई है, ये इनकी थ्योरी थी। अब ये कितना गलत थ्योरी, ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, पर अकॉर्डिंग टू फादर स्कॉर्स कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, सारी स्पीशीज वैसी की वैसी ही है। सिर्फ ये हमारा मिथ्स है कि कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं। तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, अगेन मैं बोल रहा हूँ, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी वाज गिवन बाय फादर स्कॉर्स। उन्होंने बोला है कि अर्थ की जो एज है वो 4000 ईयर्स ओल्ड है, एंड लाइफ इज क्रिएटेड बाय गॉड्स ब्लेसिंग इन जस्ट 6 days, एंड एवरी स्पीशीज जो है वो एज इट इज ही है जैसे अर्थ पे अभी हम देख रहे हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है पहले से। ये फादर स्कॉर्स की स्पेशल क्रिएशन थ्योरी थी। बट एज यू नो, ये जो थ्योरी है टोटली अपोजेबल थ्योरी थी। बट इसको नेक्स्ट थ्योरीज के साथ, जैसी और भी थिंकर्स थे, इन्होंने इसको डिस्कार्ड किया, बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं। 6 दिन के अंदर लाइफ के अंदर सेम स्पीशीज बनाना पॉसिबल ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। जो थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म है वो क्यूरियर ने दिया था। I repeat, theory of catastrophism was given by Curer. I will write the spelling. Cuver। क्यूवर ने ये थ्योरी दी थी। और थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म क्या बोलता है कि टाइम टू टाइम गॉड ने कुछ लोगों को किल्ड किया, या जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर टाइम टू टाइम कोई कैलेमिटीज हुई जिससे हर स्पीशीज मरती गई, और उसके बाद एक न्यू स्पीशीज इवॉल्व हुई है। जैसे ये जो कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी था, ये बोल रहा है जैसे रेप्टाइल्स में से डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, तो वो उनके टाइम भगवान ने एक कैलेमिटीज दी, वो डेथ हो गए, उसके बाद न्यू स्पीशीज राइज हुई, फिर से वो स्पीशीज के ऊपर कोई कैलेमिटी हुई, वो स्पीशीज मर गई, फिर से कोई नई स्पीशीज का राइज हुआ। तो थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म भी सिर्फ फादर स्कॉर्स की थ्योरी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था, बट अगेन इट वाज नॉट द परफेक्ट वन टू एक्सेप्ट। तो कैटास्ट्रोफिज्म भी रिफ्यूज की गई। बस आप लोगों को ये याद रखना है थ्योरी दी किसने थी। तो थ्योरी दी थी क्यूवर ने, और इसने बोला था कि टाइम टू टाइम वहां पे कैटास्ट्रॉफी होती है। यू नो दिस वर्ड कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है कोई कैलेमिटी होती है जिससे स्पीशीज खत्म हो जाना। तो कैटास्ट्रॉफिज्म के वजह से स्पीशीज खत्म, एक न्यू स्पीशीज खत्म हो रही थी, पर ड्यू टू गॉड्स ब्लेसिंग वहां पे कोई न्यू स्पीशीज अराइज हो जा रही थी। पर उन्होंने ये नहीं बताया कैसे थ्योरी अराइज हो रही थी उनके थ्योरी में, जिसकी वजह से ये थ्योरी डिस्कार्ड की गई थी। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया और कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये थ्योरी रिचर ने दी है, इसका है मेरे पास नाम, 1 सेकेंड। यस, कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी वाज गिवन बाय रिचर, आप ये नाम लिख सकते हो, RITCHER। रिचर ने ये थ्योरी दी थी। नाउ रिचर ने ये थ्योरी में बोला था पैनस्पर्मिक थ्योरी के अंदर कि एज यू सी कि सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। अर्ली ग्रीक थिंकर्स thought units of life called spores were transferred to different planets including Earth, which was termed as panspermia, एंड उससे इवॉल्व हुई। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये बोल रहे थे कि अर्थ के ऊपर बाहर से, मतलब ये कोई प्लैनेट है दूसरा और ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म्स, स्पोर्स और गैमेट के फॉर्म में कुछ पार्टिकल्स आए जो अर्थ के ऊपर जहां जहां पे सॉइल पे सेटल हुए वहां पे एक न्यू स्पीशीज ने राइज दिया। ऐसा ये थ्योरी का कहना था। पैनस्पर्मिक थ्योरी बिलीव ये करती है कि और कोई प्लैनेट से या सोलर सिस्टम से कुछ स्पोर्स या
स्पर्म्स या कुछ गैमेट्स आए थे जिसको इन्होंने पैंस्पर्मिया टर्म दिया था, जस्ट रिमेम्बर द वर्ड पैंस्पर्मिया। उन्होंने बोला कि पैंस्पर्मिया, ये गैमेट्स को या स्पोर्स को उन्होंने पैंस्पर्मिया टर्म दिया, एंड ये पैंस्पर्मिया दूसरे प्लेनेट से आके अर्थ के ऊपर इट अरोज अ न्यू स्पीशीज या न्यू वेरिएशंस लाया, ऐसा कॉस्मोवेव थ्योरी था। तो नीट में जो क्वेश्चन आएगा वो ये है कि इस थ्योरी का ऑथर कौन है, रिचर। सेकेंडली, इसमें जो कंटेंट है जो दूसरे प्लैनेट से आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पैंस्पर्मिया। और ये जो थ्योरी है उसको इसकी वजह से पैंस्पर्मिक थ्योरी भी बोलते हैं, कॉस्मोजोइक या पैंस्पर्मिक। पैंस्पर्मिक थ्योरी जो है, पैन मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और स्पर्मिया मतलब स्पोर्स के फॉर्म में गैमेट्स वगैरह आना। तो पैंस्पर्मिया थ्योरी जो है वो एस्ट्रोनॉमर्स का फेवरेट थ्योरी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन बिलीव करता है इस थ्योरी पे करंटली सबसे ज्यादा, तो एस्ट्रोनॉमर्स करते हैं। ओके, नाउ विल सी द फोर्थ थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब बाकी सारी थ्योरीज तो भगवान के आशीर्वाद और अनइवननेस के ऊपर डिपेंडेंट थी, क्योंकि पहला हमने जो देखा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन फादर स्कॉर्स की, तो वो अचानक से क्रिएट हो गया। सेकंड कैटास्ट्रोफिज्म था कि अचानक से कोई स्पीशीज कैलेमिटीज में मर जाती है एंड इट लीड्स टू अ न्यू स्पीशीज। और जो थर्ड हमने देखा वो कॉस्मोजोइक था, उसके अंदर बोला कि बाहर से गैमेट्स आए, उन्होंने स्पीशीज को अराइज किया अर्थ के ऊपर, बट नन ऑफ देम वेर एक्यूरेट। तो फिर उसके बाद न्यू स्पीशीज आई, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थ्योरी का दूसरा नाम है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, प्लीज नोट इट डाउन। Theory of abiogenesis is also called as theory of spontaneous generation। ये जो थ्योरी है ये एरिस्टोटल ने दी थी और वॉन हेलमोंट ने दी थी। तो आप साइंटिस्ट का नाम भी याद रखो। एनसीईआरटी ग्रीक थिंकर्स लिखती है, पर ग्रीक थिंकर्स में भी कौन है, एरिस्टोटल एंड वॉन हेलमोंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है वो सबसे पहले वॉन हेलमोंट ने एक अपने रिसर्च के थ्रू बताया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारा एक ऐसा सैक ऑफ फूड ग्रेन्स थे, जैसे आप लोगों को पता है पंजाब में हम लोग ग्रेन्स को एक जगह स्टोर करते हैं, तो उन्होंने काम करते वक्त अपने शर्ट को वहां पे रख दिया था उस फूड ग्रेन्स के सैक्स के ऊपर। और वो कोई काम कर रहे थे तो वो स्वेटेड थे, तो उन्होंने अपना शर्ट निकाल के वहां रख दिया। एंड आफ्टर 4 to 5 days उन्होंने वो शर्ट उठाने गए तो उसके नीचे से चूहा निकला। तो उनको लगा, देखा मेरे पसीने से और शर्ट के नीचे जो फूड ग्रेन्स अवेलेबल थे उससे एक न्यू स्पीशीज अराइज होगी। तो उन्होंने उस थ्योरी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोला। उन्होंने बोला लाइफ जो है वो किसी भी नॉन लिविंग अबायोटिक मैटर से, जैसे मिट्टी से या चावल के दाने से या पसीने से एक न्यू लाइफ बन गई, ऐसा उन्होंने ये थ्योरी दिया। तो ये थ्योरी का जो ये है वो देखो, वन हेलमोंट सेड विद इन 21 days rats are produced from the wheat grains kept with a shirt drenched in sweat। ये वॉल हेलमोंट ने अपनी स्टडी में पाया कि 21 दिन के अंदर उनके जो पसीने वाला शर्ट था और जो वीट के सैक्स के ऊपर रखा था उसमें से अचानक से चूहा निकल गया, मतलब लाइफ बन गई। जबकि वो चूहा तो ऑलरेडी कहीं से होगा, वो ग्रेन्स खाने गया था, बट ही डिडंट नोटिस दैट। उन्होंने बोला पसीना और वीट दोनों अबायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग है, उससे लाइफ अचानक से अरोज हो गई। सिमिलर स्टडी पे एक और स्टडी थी एक साइंटिस्ट की, उन्होंने बोला कि बारिश हो रही थी काफी, तो वहां पे मड डिपॉजिट था। तो मड के अंदर उन्होंने देखा मच्छर, देयर इज अ लॉट ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग देयर। तो उन्होंने बोला मड जो है वो नॉन लिविंग थिंग है या बायोटिक फैक्टर है। उसमें कुछ दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद वहां पे मच्छर ब्रीड कर रहे हैं, तो वो लिविंग विंग है, तो मड से लाइफ आई है। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी नॉन लिविंग मैटर से अचानक से लाइफ आ जाती है। तो आगे चल के इस थ्योरी में जो इन्होंने स्टोरी दिया वो ये है कि अमेजोन के अंदर मड, स्ट्रॉ और अमेजोन के आसपास जो मडी एरिया है इन सब में से लाइफ एज इट इज, जितने भी स्पीशीज है अमेजोन के अंदर, फ्रॉग, बर्ड्स की, ये सब उस मड से निकले हैं। अगेन ये थ्योरी टोटली फॉल्स थ्योरी है, तो ये एक्सेप्ट नहीं की गई थी। बट आपको याद रखना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन अगर लिखने को आया तो एरिस्टोटल और हेलमोंट ने दी थी। ये थ्योरी का मेन जो एम है वो ये है कि लाइफ अरोज, ये मेन एम है, लाइफ अरोज फ्रॉम
स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ नॉन लिविंग मैटर, या आप ऐड भी कर सकते हो कि लाइफ स्पॉन्टेनियसली किसी भी अबायोटिक लाइफ से आई है। और आप एक एग्जांपल दे सकते हो वॉन हेलमोंट का, 21 डेज में रैट्स प्रोड्यूस हुए व्हीट ग्रेन से व्हेन इट वाज केप्ट विद अ शर्ट ड्रेंच इन अ स्वेट। ओके, आई होप आप लोगों को ये चारों थेरी अब तक समझी ही हो। ये थेरीज का बेसिक कंसर्न है विथ रिस्पेक्ट टू कैसे अर्थ के ऊपर लाइफ आई। सब पॉसिबिलिटी खेल रहे हैं, सब हाइपोथेसिस दे रहे हैं कि ऐसे हुआ होगा ऐसे हुआ होगा। तो उनमें से हमने 4 हाइपोथेसिस देख लिया। पहला था स्पेशल क्रिएशन, फिर कैटास्ट्रोफिज्म, फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ लाइफ, और फोर्थ वाला है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब तक कोई भी थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल हुई नहीं है। फिर नेक्स्ट बात होती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की। अब थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, और ये थ्योरी यूज होती है काफी कॉमनली। नो, बायोजेनेसिस थ्योरी जो है वो बोलती है द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज डिसअप्रूव बाय मेनी साइंटिस्ट। बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिसअप्रूव की थी। ये नीट का क्वेश्चन बनता है, किसने किसने डिसअप्रूव की थी। फ्रांसिस्को रेडी, स्प्लैंजिनी एंड लुइस पैस्चर, इन तीनों ने इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया था। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने पड़ेंगे, फ्रांसिस्को रेडी, स्प्लैंजिनी एंड लुइस पैस्चर। इन तीनों ने थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, जो ये वाली थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी 4th नंबर की, इसको डिसअप्रूव किया था। तो ये आप लोगों को साइंटिस्ट के नाम पूछा जाता है, रेडी, स्प्लैंजिनी एंड पैस्चर, ऐसा लिख के आता है ऑप्शन में। तो इन तीनों ने इस थ्योरी को डिसप्रूव किया था। पहले तो इन्होंने थ्योरी अलग अलग जगह पे अलग अलग थ्योरीज दी, बट तीनों की थ्योरी में सिमिलैरिटी थी, तो इन तीनों को थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का ऑथर माना जाता है। तो थ्योरी क्या बोलती है कि द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन सेड दैट कि लाइफ जो है वो किसी नॉन लिविंग मैटर से आ ही नहीं सकती है, लाइफ लिविंग मैटर से आती है। कोई ना कोई लिविंग मैटर ने ही लाइफ को दी है, जिसका एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, they provide that new organisms can be formed only from pre-existing ones। न्यू लाइफ pre-existing लाइफ से ही फॉर्म हो सकती है, कोई डेड या डीकेइंग मैटर से नहीं बन सकता है, जिसको इन्होंने टर्म दिया था ओमनिस वाइवम एक्स वीवो। ओमनिस वाइवम मतलब न्यू लाइफ अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। ओमनिस वाइवम एक्स वीवो ये टर्म था उनका। अब इसको एक्सप्लेन उन्होंने किया था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 1 सेकेंड। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले रेड्डी ने, सॉरी स्प्लैंजिनी की थ्योरी में बताता हूँ। स्प्लैंजिनी ने क्या किया था, 2 फ्लास्क लिया, एक को ओपन रखा था और दूसरे के ऊपर कॉटन रखा था, और दोनों के अंदर मीट रखा था, कुकड मीट रखा था, और वो डेड था। तो कुक मीट एक डेड पार्टिकल है, तो उसके अंदर न्यू लाइफ आनी चाहिए, ऐसा इन्होंने देखा। तो इन्होंने एक ओपन फ्लास्क रखा था, दूसरा क्लोज फ्लास्क रखा था। और कुछ हफ्तों बाद उन्होंने देखा कि जो ओपन फ्लास्क था उसके अंदर फ्लाइज आ रही हैं, उसके अंदर बहुत सारे फ्लाइज का डेवलपमेंट हो गया है। ग्रीन वाले जो है वो फ्लाइज को इंडिकेट कर रहे हैं, और रेड वाला जो है कुक मीट है। अब फ्लाइज यहाँ पे ग्रो हुए क्योंकि ये ओपन था फ्लास्क, जबकि वही सेम चीज वही सेम क्वांटिटी में अगर मीट क्लोज फ्लास्क के अंदर रखा था, जिसके अंदर हमने उसको कॉटन से प्लग किया था, तो उसके अंदर कोई, उसके ऊपर के सरफेस पे फ्लाइज मिले पर नीचे के सरफेस पे मिले नहीं। तो उन्होंने एक कंक्लूजन पे आए कि इट वाज एयर जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ को फिर से अंदर लेके गया और वहां पे राइज किया। अगर नॉन डीके या डेड मैटर से लाइफ आती है, जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन इससे पहले वाली थ्योरी बोलती है, तो इस मीट के, ये मीट क्लोज था तो इसके अंदर भी फ्लाइज का या एग्स का, जो फ्लाइज के एग्स हैं यहाँ पे डेवलप होने चाहिए थे, पर यहाँ पे कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। जबकि यहाँ पे फ्लाइज दिख रही हैं, तो लाइफ जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से नहीं आता है, इट केम फ्रॉम एयर, जिसमें से पहले से ही जो एयर में जो पहले से ही मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो आए और न्यू हैबिटेट पे अपना स्पीशीज को अराइज किया। तो दे कम टू अ कंक्लूजन दैट लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ऐसे ये थ्योरी सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी बनी। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये किसने किया था, स्प्लैंजिनी ने। ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट रेड्डी ने भी किया था, बट आपको नीट में स्प्लैंजिनी का और लुइस पैस्चर का एक्सपेरिमेंट आता है। लुइस पैस्चर की थ्योरी भी काफी काफी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने क्या किया था, एक फ्लास्क लिया था,
जो एक साइड से ओपन था, और दूसरा फ्लास्क लिया था जिसका माउथ स्वान की नेक के जैसा था। एक ओपन था, एक स्वान नेक का फ्लास्क था। अब उन्होंने अगेन कुक मीट रखा दोनों के अंदर, और उन्होंने देखा 3 से 4 हफ्तों के बाद कि जो ओपन वाला था उसके अंदर हमें एज इट इज फिर से फ्लाइस मिलने लगे, जबकि इसके अंदर फ्लाइस यहीं पे आके रुक गए, क्योंकि इसका जो माउथ का पैटर्न है वो अनइवन था, तो फ्लाइस ऊपर तक ट्रैवल नहीं कर पाए ड्यू टू स्वान नेक पैटर्न ऑफ द फ्लास्क। फ्लाइस अंदर तो आए पर एक जगह पे जाके डिपॉजिट होकर डेथ हो गई, तो वो अंदर तक नहीं आ पाए। तो ये एक्सपेरिमेंट से भी उन्होंने प्रूव किया कि लाइफ आ रही थी यहाँ पे, बट यहाँ पे अटक गई। और प्री एग्जिस्टिंग लाइफ यहाँ पे तो ओपन भी रखा था, फिर भी नहीं मीट के अंदर कोई भी फ्लाइस आए। क्यों? क्योंकि लाइफ में अराइज होने के लिए प्री एग्जिस्टिंग लाइफ एक होनी चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। हमें बस ये याद रखना है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्ट करती है फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो पहली लाइफ है वही न्यू लाइफ को देती है। तो ये सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी तो हो गई, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्कार्ड करके थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। बट थिंकर्स ऑफ दैट टाइम उन्होंने क्वेश्चन नहीं उठाया कि बायोजेनेसिस थ्योरी एक्सेप्टेड है, चलो ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई, पर मुर्गी पहले आई या अंडा, जैसे ये क्वेश्चन रहता है, वैसे ही जो फर्स्ट लाइफ है वो कैसे अराइज हुई होगी। इन्होंने बोला ठीक है, लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से एग्जिस्ट तो होती है, बट वो लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ में से भी फर्स्ट जो लाइफ रही होगी वो कैसे आई होगी, ये उनका क्वेश्चन था। उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर दूसरी थ्योरी है ओपेरन हेल्डेन थ्योरी या केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि आई गेस आप लोगों का टाइम हो गया है। डन? आप लोगों को आज का लेक्चर समझा है? देखो, मुझे पता है काफी ड्राई टॉपिक है, इसमें ज्यादा और एक्सप्लेनेशन दे भी नहीं सकता हूँ, बट आई गेस कि आप लोगों को वो जितनी भी थ्योरीज मैंने याद बोली हैं एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना। जो भी डाउट हो आप लोग उसको चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप एक बार जस्ट क्विक रिकैप कर लेते हैं। यूनिवर्स की इवोल्यूशन में हमने